वेलकम गाइस, मैं रतन संगानी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो नया वीडियो है ये बेसिकली एक नई सीरीज की शुरुआत है। नई सीरीज का एक पहला वीडियो है। और जैसा कि आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आज इस सीरीज को चालू करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज होने वाली है वो बेसिकली एक लेटर के समरी के ऊपर होने वाली है। और जो लेटर है वो है वॉरेन बफेट का शेयर होल्डर्स लेटर, जो वो बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स के लिए लिखते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी चैनल है कि मीन्स बेसिकली कुछ टॉपिक नहीं मिला तो ये लेटर दिखा रहे, लेटर की समरी दिखा रहे। लेकिन ये जो लेटर है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का लेटर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है और ये ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में। तो ये जो वॉरेन बफेट है ये बर्कशायर हैथवे इस कंपनी के चेयरमैन है और वो चेयरमैन के नाते हर साल एक लेटर लिखते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, यानी बर्कशायर हैथवे के जो शेयर खरीदते हैं लोग उनके लिए एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, और अभी आप देखोगे ये लेटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, ये लेटर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये वॉरेन बफेट जी द्वारा लिखा गया है, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं। ठीक है, और वो तकरीबन दुनिया के 4th या 5th सबसे अमीर आदमी है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि वो कितने बड़े शख्स, कि वो कितने बड़े आदमी हैं और वो हर साल लेटर लिखते हैं। तो मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने की बात होगी। और जो वॉरेन बफेट जी हैं वो इस लेटर में उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, फिर आगे क्या होने वाला है, क्या क्या होता है, वो सब लिखते हैं। ठीक है, और जो ये लेटर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है उसका एक और भी रीजन है। वो रीजन ये है कि जो बर्कशायर हैथवे है उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में। ठीक है, तो इसीलिए अगर उसकी पूरी समरी मिलती है हमें एक साल की कि वो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारे बिजनेस के बारे में सीखने को भी मिलता है कि हाँ भाई ये बिजनेस ऐसा हो सकता है, ये बिजनेस ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स लेटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम हमारे चैनल पे इस लेटर की समरी लाएंगे जब से ये लेटर लिखने चालू हुए थे, यानी 1977 से लेके अभी तक। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे होगे, लेकिन मैं ये वीडियो 2020 में बना रहा हूँ, तो 2020 तक। ठीक है, तो हम 1977 से 2020 तक यानी तकरीबन 43 साल के लेटर की समरी लेके आएंगे। और हम ये जो लेटर की समरी है इसको बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनके जो लेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनमें सीखने का भी बहुत कुछ होता है। और अगर हम एक लेटर को एक वीडियो में डालेंगे फिर भी वो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, कुछ घंटों की बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसका अलग अलग पार्ट में ले लेंगे। और ये जो हमारा पहला वीडियो है ये है लेटर जो कि है 1977 का, बर्कशायर हैथवे का शेयर होल्डर्स लेटर 1977 का पार्ट 1 है। ठीक है, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो सीरीज है वो किस बारे में है। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद है, या फिर आपको वॉरेन बफेट पसंद है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट पसंद है, शेयर मार्केट पसंद है, तो आप जरूर उस नीचे लाल बटन को यानी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा चैनल आपके लिए नई नई वीडियो जब भी लाता रहे तभी आपको पता चलता रहे। और जो बाजू में घंटा आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कोई भी डाउट हो, या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए शाबाश, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और अगर आपने अभी भी इतना कहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जान लीजिए कि जो हमारे चैनल का जो एम है वो है जो इंडिया के सब लोग हैं उसको अमीर बनाना। हम चाहते हैं कि मीन्स हर एक बंदा है वो फाइनेंशियली लिटरेट बने, उसको फाइनेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, उसको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हो, उसको ये सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। तो हमारा एम यही है कि सबको अमीर बना देना, और हमारा चैनल आपको अमीर बना के छोड़ेगा। ठीक है, तो आप फटाक से जाके वापिस से बोल देता हूँ मैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो आप इंग्लिश में चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंग्लिश में मिले आपको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि आपको ये सीरीज इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो अब हम बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं ये सीरीज। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पीपीटी पे लेके जाएंगे, आपको एक पीपीटी दिखाएंगे। और पीपीटी में मैं जो लेसन है, जो लेटर में से जो लेसन मिलता है हमको, वो मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगा। आपको चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट दे देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप चाहिए तो कहीं भी लिख भी सकते हो आप। ठीक है, और दिमाग में जरूर उसको घुसा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। और फिर पीपीटी से मैं आपको हमारे कैमरे पे लेके आऊंगा और उस जो लेसन है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो देखते रहिए। अभी चलते हैं हमारी पीपीटी पे। सो ठीक है गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी में। और जैसे आप देख सकते हैं ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1977 का समरी का पार्ट 1।
और ये हमारा चैनल जो सिंपल इन्वेस्टमेंट है वो बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए। सो आप देखते रहिए इस पीपीटी को। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हम आपको अलग अलग लेसन दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो सबसे पहला लेसन है, लेसन 1, वो ये है कि इट समटाइम्स एडवांटेजेस टू बी इन अ बिजनेस वेयर द टेल विंड प्रिवेल्स रेदर देन हेड विंड। सो यहाँ पे जो लेसन है वो यही बोलते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी एडवांटेजेस होता है ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना या फिर ऐसे बिजनेस को करना जिसमें टेलविंड होती है हेडविंड के बजाय, ठीक है। तो अभी टेलविंड और हेडविंड क्या होता है, सब चीज़ें अलग अलग क्या होता है, इसको बराबर से एक्सप्लेन हम अभी आपको हमारे कैमरे पे लेके जाके कर देंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम आपको हमारे कैमरे पे लेके जाएंगे और पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। सो जो हमारा जो पहला लेसन है वो यही है कि वी शुड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस वेयर टेल विंड प्रिवेल्स रेदर देन हेड विंड। यानी हमें एक ऐसे बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे टेल विंड हो हेड विंड के बजाय। अभी आप सोचोगे कि टेल विंड और हेड विंड क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर समझिए आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो और लेकिन आप भागते टाइम अगर हवा आपके पीछे से आती है तो आपको ऐसा लगता है कि हवा आपको आगे ढकेल रही है, आपको लगता है कि हवा आपको भागने में मदद कर रही है। तो उसी को हम बोलते हैं टेल विंड। जब हवा हमारे पीछे से आए तो उसको हम टेल विंड बोलेंगे। टेल यानी पूंछ और विंड यानी हवा, यानी जब पूंछ की साइड से हवा आती है तो उसको टेल विंड बोलेंगे। ये होता है टेल विंड का मतलब। अब आते हैं हेड विंड पे। अभी आप भागते हो लेकिन कभी हवा आपके मुंह की तरफ आती है, ऐसा सामने से आती है, तो आपको लगता है कि मीन्स आपको हवा को चीर के भागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको भागने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हेड विंड। हेड यानी सर और विंड यानी हवा, ठीक है। तो ये होता है टेल विंड और हेड विंड। सो ये जो पहला लेसन है वो हमें यही बताता है कि हमें एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे टेल विंड होती है हेड विंड के बजाय। अभी आप सोचोगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जो हवा है, जो हवा का रुख है, वो हमारे बिजनेस को आगे ढकेले। जो हमारा बिजनेस है उसको मीन्स ग्रोथ मिले हवा के रुख से। और ये हवा का रुख क्या है, इसको हम बेसिकली ट्रेंड बोल सकते हैं, या फिर सरकार का सपोर्ट, या फिर किसी एक बंदे का सपोर्ट, या फिर ऐसी कोई चीज, या फिर जियोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट, किसी भी चीज का कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो उसके तरफ है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे टेल विंड, और यानी पीछे की हवा, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जो हवा का रुख है वो पीछे से आ रहा हो। हवा बिजनेस के आगे से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हवा आगे से आ रही है तो बिजनेस को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो यही था हमारा पहला लेसन। तो अभी आप सोचोगे कि मीन्स इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। तो अभी आप एग्जांपल के लिए लीजिए आईटीसी, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो तंबाकू, सिगरेट या फिर दारू ऐसा कुछ बेचती है। तो अभी आपने देखा होगा कि सरकार नहीं चाहती कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो दारू, सिगरेट, तंबाकू ये सब यूज करें या फिर पिए या खाए, जो भी है। तो सरकार इसीलिए ये सब कंपनियों से जो दारू, सिगरेट, तंबाकू बनाती है उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है। सो जो अगर उन कंपनियों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया, सो जो कंपनियों को उन टैक्स का पैसा निकालने के लिए उन चीजों का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको पता है लोग उन चीजों को खरीदना कम कर देंगे। सो ऐसा एक बिजनेस जो दारू, तंबाकू या सिगरेट बेचता है, उसमें जो हवा का रुख है उसके सामने से आ रहे हैं, उसको बेसिकली आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। जैसा आपने देखा होगा आईटीसी, आईटीसी यानी इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो इसको जो वो बहुत ज्यादा सिगरेट मीन सिगरेट और सिगार ये सब बिजनेस में बहुत ज्यादा फैली हुई है कंपनी, ठीक है, और उसके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट उसी में से आते हैं, जिसके वजह से सरकार ने जो अभी पॉलिसी निकाली थी जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स देती है, उसके वजह से जो आईटीसी का शेयर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। ये सबको पता है कि अगर सरकार ऐसा बोलती है, इतना ज्यादा टैक्स देती है उन सबके पास से, तो सरकार मीन्स उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो उसमें हवा बेसिकली उसके मुंह की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस गिर गया, और ये बहुत सारे इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये बात आईटीसी को भी पता है, यानी जो कंपनी है उसको भी पता है कि भाई हवा अब हमारे सामने से आ रही है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो सिगरेट के बिजनेस से निकल के बाकी सब बिजनेस में जा रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे सनफिस्ट या फिर साबुन निकालते हैं, या फिर नॉर्मल सब चीजें निकालते हैं जो हम हर रोज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आईटीसी अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं इस हवा के रुख की वजह से। तो अभी आपको कभी भी ऐसे दो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का या फिर बिजनेस करने का मौका मिले जिसमें एक में हवा का रुख पीछे से हो या और एक में आगे से हो, तो आपको बेसिकली जिसमें हवा का रुख पीछे से होता है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी आप सोचोगे कि हवा का रुख
पीछे से हो ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वो पूरा मीन्स उसको सरकार से सपोर्ट मिल सकता है बहुत सारा, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सब अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार भी उनको सपोर्ट दे सकती है। सो बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस है, वो पूरा एक ऐसा बिजनेस आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें जो सपोर्ट है वो पीछे से हो। ठीक है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोलता कि बिजनेस में हवा का रुख आगे या पीछे ये सिर्फ सरकार की वजह से डिपेंड होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली कोई ट्रेंड से डिपेंड हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे कि अभी फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से अभी फार्मेसी का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें फार्मेसी के जो कोरोना वायरस की वजह से जो फार्मेसी का जो ट्रेंड है, फार्मेसी की जो कंपनी है, उसको पीछे से धक्का मिल रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मेसी की कंपनी है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, उनके शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज जो कंपनी को ग्रो करने में मदद कर सके, उसको हम हवा बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। अब सेकंड लेसन जानने के लिए चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। ठीक है। सो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेसन 1 समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो इस वीडियो को पूरी तरीके से। ठीक है। सो अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 के पास। सो अब जो हमारा लेसन नंबर 2 है वो बेसिकली ये है, वो बेसिकली इस चीज़ के कंपैरिजन के बारे में बताता है कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा अच्छा होता है या फिर और कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस को नापने के लिए। ठीक है। सो ये जो लेसन 2 है हमारा, वो ये बोलता है एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस, फॉर एग्जांपल कंपनीज विथ अनयूजुअल डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज और दोस with important assets carried at unrealistic balance sheet values, we believe a more appropriate measure of managerial economic performance to be return on equity capital or ROE than the earning per share or EPS। ठीक है। सो ये था हमारा लेसन नंबर 2। अब हम कैमरे पे लेके जाके आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है। सो आप देख सकते हो। ठीक है। तो जैसा आपने अब हमारा सेकंड लेसन देखा होगा, तो सेकंड लेसन बेसिकली एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिस तो सेकंड लेसन बेसिकली एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिसका हम यूज करते हैं किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस निकालने में, कि इस साल उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, इस साल उस कंपनी का ग्रोथ कैसा हुआ है, ऊपर गया है कि नीचे गया है। ठीक है। तो ये जो फैक्टर है जो हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी उस कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितना रुपया कमाया। मैं समझाता हूँ ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो का थोड़ा सा पार्ट, 10-15 सेकंड। ठीक है। तो समझिए मेरे पास कंपनी ए है और मेरे पास 10 शेयर है, और मेरी कंपनी ने अभी मेरी कंपनी के पास अभी 500 रुपए थे। ठीक है। और मेरी कंपनी के पास 10 शेयर है। ठीक है। तो अभी मेरी कंपनी के पास 500 रुपया था, अभी मेरी कंपनी ने 500 रुपए से 1000 रुपये कमाया। एक साल में मेरी कंपनी ने 500 रुपए से 1000 रुपये कमाया, और मेरी कंपनी के पास 10 शेयर है, यानी अभी 10 शेयर से 1000 रुपये कमाया, यानी तकरीबन एक शेयर पे उसको 100 रुपया मिला। ठीक है। तो ये होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर को कितना रुपया मिला। जैसे आप देख सकते हैं मेरे एग्जांपल में एक शेयर को 100 रुपया मिला। तो जो वॉरेन बफेट जी है वो यही बोलते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को नापने का एक अच्छा तरीका नहीं है। उससे भी अच्छा तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस अच्छा तरीका क्यों नहीं है। तो जो मेरी कंपनी थी ए, उसने 500 रुपए से कमाए 1000 रुपए, ये थी 2020 की बात। लेकिन अगले साल यानी 2021 में उसके पास 1000 रुपया था और पहले से 500 रुपया भी था, तभी उसने 1500 रुपए से 2000 रुपये कमाया। ठीक है। तो अगर हम अर्निंग को देखेंगे तो 2000 यानी 10 शेयर पे उसने 2000 कमाए, यानी हर एक शेयर पे उसको 200 रुपया मिला। तो 2020 में हर एक शेयर पे उसको 100 रुपया मिला था, 2021 में हर एक शेयर पे उसको 200 रुपया मिला। तो लोग सोचेंगे कि अरे भाई कंपनी क्या पैसा कमा रही है, भाई सीधा डबल कर दिया अपना पैसे कमाने का तरीका, अरे खतरनाक है भाई, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके शेयर लेने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन ये गलत बात है। अभी आप सोचोगे कि ये गलत बात क्यों है, और बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा कि गलत बात क्यों है। अगर आपको पता चल चुका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कंपनी के पास पहले 500 रुपया था, 2020 में कंपनी के पास 500 रुपया था, और उस 500 रुपये से उसने 1000 रुपया कमाया था। लेकिन अगले साल यानी 2021 में उसके पास 1500 रुपया था, 500 रुपया जो पहले से था और 1000 रुपया जो उसने कमाया था। तो अभी 1500 रुपये से वो 2000 रुपये कमा रही है।
ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसका पैसा बढ़ रहा है, यानी पैसे कमाने के लिए पैसा लगता है, आपको पता है। तो जो पैसा कमाने के लिए यानी 2000 कमाने के लिए जो पैसा है वो 1500 हो चुका है। पहले कंपनी 500 से 1000 कमाती थी, यानी तकरीबन दुगुना पैसा कमाती थी वो, लेकिन अभी 1500 से सिर्फ 2000 कमाती है, यानी मीन्स बहुत कम कमाती है। तो बात यही है कि जो कंपनी का पैसा बढ़ता है तब उसकी कमाई भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना रुपया मिला, ये बराबर एक मेजरमेंट नहीं है। उससे भी अच्छी मेजरमेंट होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है समझ जाए, मैं समझाता हूँ इक्विटी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो, अगर आपको पता है तो आप वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हो 10-15 सेकंड, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है, अगर समझिए मेरी कंपनी ए है और मैंने इसको, जो इसके पास 500 रुपए थे वो 500 रुपए मैंने ही दिए इसको। मेरी कंपनी को चलने के लिए 500 रुपए की जरूरत है और मैं कंपनी का मालिक हूँ और मैंने इस कंपनी को 500 रुपया दिया। तो जो कंपनी के पास पैसा होता है और जो पैसा उसको मालिक से मिलता है उस पैसे को हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास पैसा निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डेप्ट, यानी बैंक से वो पैसा दे सकती है। दूसरा होता है अपने मालिक से मांगे, और जब वो मालिक से मांगती है तब उसको हम इक्विटी बोलेंगे, और बैंक से मांगती है तब उसको हम डेप्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पता चलिए हो कि आपको इक्विटी क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि जो हम शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर बिकते हैं, तो जो शेयर के पैसे होते हैं वो इक्विटी होता है या फिर डेप्ट होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो आंसर, ठीक है। और अब मैं आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर है कि वो पैसा इक्विटी होता है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो तब आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, और उस कंपनी के मालिक यानी आपने उस कंपनी को पैसा दिया उतना, शेयर प्राइस जितना, तो आपका जो पैसा है वो इक्विटी हो गया, ठीक है। तो वो पैसा होता है इक्विटी। पैसा उस कंपनी को उसके मालिक से मिलता है, और उस पैसे से वो जो कंपनी कितना पैसा कमा पाती है उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी आप सोचोगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों इतना अच्छा है। समझ जाइए, जैसे मेरे पास पहले मेरी कंपनी के पास 500 रुपए थे, 500 रुपए से उसने 1000 कमाए और अब उसके पास 1500 हो गए। तो मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं उससे पैसे निकाल सकता हूँ कंपनी से कि हाँ भाई 1000 रुपया तूने कमाया, मेरे को दे दे 1000 रुपया, लेकिन मैं निकाला नहीं। यानी जो 1000 रुपया था जो मैं निकाल सकता हूँ वो मैंने कंपनी में ही रहने दिए, यानी जो 1000 रुपये थे वो भी अभी मेरे हो गए पैसे, यानी मैंने मालिक हूँ कंपनी का और मैंने उस कंपनी में डाल दिया, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी कंपनी के पास मेरे 1500 रुपये हो गए और अब वो 1500 से 2000 कमा रहे हैं, ठीक है। सो यानी 1500 से वो 2000 कमा रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगा, उसका परसेंटेज में निकलता है बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है कि उसने कितना पैसा कमाया डिवाइडेड बाय कितनी इक्विटी थी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इससे ये निकलता है आंसर। सो अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कोई कोई कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती, मतलब कोई कोई कंपनी के लिए इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करता कि उसने एक साल में कैसा परफॉर्म किया। किन कंपनी के लिए होता है मैं बता देता हूँ। जैसे समझिए मेरी कंपनी है, उसने मालिक से पैसा लिया लेकिन मालिक से ज्यादा पैसा उसने उधार से लिया, यानी मैंने उसको 500 रुपया दिया, यानी मालिक ने 500 रुपया दिया लेकिन उधार से उसने 2000 रुपया दिया, तो अभी उसके पास कितना पैसा हो गया 2500 बराबर। अभी 2500 से उसने 5000 कमाया, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोलेगी कि मालिक के पैसे से यानी 500 रुपए से उसने 5000 कमाया, तो ये तो बराबर बात नहीं हुई ना, क्योंकि उसने उधार से भी पैसा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, यानी एक ऐसी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको दर्शाता नहीं है जिस कंपनी के पास बहुत ज्यादा उधार होता है यानी डेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसीलिए कोई भी कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा उधार हो उसका आपको रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखना चाहिए, उसका आपको बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए, ROCE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे होता है लेकिन थोड़ा और अच्छा होता है, यानी टोटल उस कंपनी ने कितना पैसा लगाया और उससे उसने कितना पैसा कमाया ये दिखाता है, ठीक है। सो आपको ROCE देखना चाहिए ऐसी कंपनी के लिए। और आप देख सकते हो कि ऐसी कंपनी जिसका जो एसेट का प्राइस है उसका प्राइस और उसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी समझ जाए मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, उसकी प्राइस 2000 थी, मैंने 2000 में उसको खरीद लिया, लेकिन 10 साल बाद उसकी कीमत 20,000 हो गई, ठीक है। तो ऐसी कंपनी का जिनका जो एसेट है, जैसा समझ जाए जमीन है या फिर कुछ भी हो, उसका प्राइस अभी के प्राइस और पहले के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या तो बहुत ज़्यादा कम हो या फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो, तो उस कंपनी का भी रिटर्न इक्विटी नहीं निकाल सकते। मीन्स निकाल सकते आप लेकिन वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, मीन्स उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा दर्शाएगा नहीं, उसके लिए आपको बेसिकली ROCE देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको जो हमारा सेकंड लेसन था उसका एक्सप्लेनेशन बराबर समझ में आया होगा।
तो हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस वीडियो का हमारा आखिरी लेसन होगा। ठीक है, लेसन नंबर 3 वो ये है कि insurance companies offer standardized policy which can be copied by anyone. Their only products are promises. It is not difficult to be licensed and rates are an open book. There are no important advantages from trademark, patent, material sources, etc. etc. But there is no question that the nature of the insurance business magnifies the effect which individual managers have on the company performance. ठीक है, ठीक है। तो आपने अभी लेसन नंबर 3 देख लिया होगा। तो अब हम उसका मतलब बताते हैं कि लेसन नंबर 3 का मतलब क्या है। तो अभी आप देखोगे कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो इंश्योरेंस के बिजनेस में जो प्रोडक्ट होता है वो सर्विस होता है। यानी आप समझ जाए मेरी इंश्योरेंस की कंपनी है, तो मैं आपको प्रीमियम देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं इतना इतना पैसा आपको दे दूंगा, उसके बदले में आप हर महीने या फिर हर साल मेरे को इतना इतना पैसा ला के दीजिए। ठीक है, तो ये प्रीमियम होता है। तो जो मेरी प्रोडक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरी सर्विस है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें दो कंपनी होती है, समझ जाए कोई भी दो कंपनी ले लीजिए, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस या फिर और SBI लाइफ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लीजिए, LIC जो भी आपको मन करता है। ठीक है, और ये जो दो कंपनी है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रॉमिस है कि हाँ भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी गाड़ी को कुछ भी हुआ मैं इतना इतना पैसा आपको दूंगा। तो जो प्रॉमिस है वो कोई भी कॉपी कर सकते हैं कि आप मेरे को इतना पैसा, जो हमारे बीच में जो डील हुआ है कि आप मेरे को इतना पैसा दोगे और मैं आपको गाड़ी टूटने पे इतना पैसा दूंगा, वो तो कोई भी कॉपी कर सकते हैं। सो इंश्योरेंस में बेसिकली होता ऐसा है कि कुछ भी चीज़ हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर कुछ पेटेंट नहीं होते हैं। उसके ऊपर मीन्स ऐसा कोई इंश्योरेंस मीन्स ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई कॉपी नहीं करेगा। किसी का प्राइस, किसी का प्रोडक्ट, किसी का प्रीमियम, किसी का लाइफ इंश्योरेंस का मीन्स किसी की पॉलिसी कोई भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वैसे ही खतरनाक होता है कि मीन्स किसी का कुछ भी कोई भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कॉपी केट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसने भाई ऐसी पॉलिसी बनाई, LIC ने ऐसी पॉलिसी बनाई, तो मैं भी कॉपी करूंगा। सो और कुछ कंपनी कर भी नहीं सकती। तो ऐसे टाइम पे जो कंपनी के मैनेजमेंट होती है, जो लोग हैं जो कंपनी को संभालते हैं, यानी उसकी CEO, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट के होते हैं। एक बहुत ज़्यादा अच्छी मीन्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अगर समझ जाइए कोई कंपनी है, कोई भी दे दीजिए जैसे येस बैंक। अगर येस बैंक ने इंश्योरेंस भेजना चालू किया तो आप क्या उस पर भरोसा करोगे? पता है आपको येस बैंक ने क्या क्या किया है भाई, कितने पैसे गए लोगों के और भी बहुत कुछ। तो आप येस बैंक का इंश्योरेंस खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। लेकिन वहीं अगर आपके सामने LIC या फिर HDFC बैंक का इंश्योरेंस बेचने वाला है तो आप खरीद सकते हो, चांसेस है कि आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का होता है एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें जो प्रोडक्ट है वो कोई भी कॉपी कर सकते हैं। ये तो एक ऐसे बिजनेस का जिसमें प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल हो गया इंश्योरेंस बिजनेस। तो ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे आप देख सकते हो बैंक का भी कोई भी मीन्स आपको सेविंग्स अकाउंट पे कितना परसेंट रिटर्न मिलता है वो कोई भी किसी का भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक होता है उसका जो मेन पावर है, आप बोल सकते हो कि मेन उस पर जो मेन फोकस रहता है वो उसके मैनेजमेंट पर रहता है। कि जैसे मैंने बताया कि आप अभी वापस से PNC बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर आप येस बैंक में पैसा जमा करोगे? मे भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको बोले कि आप SBI में या फिर आप HDFC बैंक में पैसा जमा कर सकते हो, आपको अकाउंट खुलवा के देता हूँ, तो आप कर दोगे आराम से, क्योंकि आपको भरोसा है उस बैंक के ऊपर। तो जी यहाँ पे पॉइंट है, वो पॉइंट यही है कि आपको एक ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसे इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा कुछ फर्क होता ही नहीं है। तो आपको ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको ऐसे बिजनेस में या फिर ऐसे शेयर्स में, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ जाए कोई ऐसी कंपनी बहुत सस्ते टाइम में मिल जाए और आपको सोच रहे हो कि मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, तो आपको अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के मैनेजर को देखना पड़ेगा कि मैनेजर कैसा है, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो हाँ भाई उस कंपनी को या बिजनेस को खरीद लीजिए, उस कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए। लेकिन अभी जाइएगा मत, हमारे पास एक बोनस टिप भी है आपके लिए। ठीक है, तो बोनस टिप देखने के बाद ही आप जाइएगा, और बोनस टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। सो अब मैं होप करता हूँ कि आपको जो लेसन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा, लेकिन रुक जाइए, थोड़े और भी है अभी लेसन नंबर 3।
Therefore, the point is to identify such businesses, especially where the management is of such importance, and check that business management. So वही यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि आपको सब बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ऐसे बिजनेस को खास कर आपको ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा जिसमें मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस बिज़नेस का मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड लेसन। अब चलते हैं एक बोनस लेसन की तरफ। जो हमारा बोनस लेसन है वो इस वीडियो के पार्ट 1 का वो ये है कि इट पेज टू हैव अ बिजनेस और इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस वेयर इवन अ फूल कैन रन द बिजनेस। ठीक है, तो जो हमारा लेसन नंबर 3 था उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो हमारा बोनस लेसन है वो यही बोलता है कि ऐसे बिजनेस पे इन्वेस्ट करना या फिर ऐसा बिजनेस होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिसको एक पागल बंदा भी चला सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा बिजनेस देखोगे, जैसे आप देख सकते हो जैसे कोको कोला कंपनी। सो कोको कोला कंपनी का सेल्स इतना ज़्यादा है कि अभी मीन्स कोई पागल बंदा भी हो सो भी उसको चला सकते हैं, क्योंकि उसके पास अभी कुछ करने के लिए है ही नहीं कि कोको कोला का फॉर्मूला अपने आप है, क्योंकि कोको कोला का फॉर्मूला है उन लोग के पास। ठीक है, सो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। फिर लोगों को मीन्स कोको कोला एक नशे जैसा हो चुका है कि भाई मुझे कोको कोला पीना ही है, स्प्राइट थम्स अप जो भी चीज़ें हैं वो पीनी ही है। तो एक नशे जैसी हो चुकी है, लोगों को उसकी लत लग चुकी है। ठीक है, सो आपको ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए और उसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे होते हैं। ठीक है, सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी बिज़नेस अगर खरीदो या फिर उसमें इन्वेस्ट करो सो उसमें ऐसा होना चाहिए वो बिज़नेस कि एक पागल बंदा भी उसको चला सके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सच में एक पागल बंदा उसको चला रहा हो। ठीक है, सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट है वो पागल ना हो, वो सच में कुछ काम की हो, वो कुछ ना कुछ कर रही हो। ठीक है, सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ डाउट है सो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा अच्छा सीखने मिला, कुछ बहुत अच्छा सीखने मिला, ऐसा लगता है आपको कि मीन्स आपने कुछ नॉलेज गेन किया, आपको कुछ सीखने मिला, तो आप प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम आपको और भी बहुत कुछ सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। सो अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।